नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिसंबर माह में, यानी दिसंबर के महीने में जयपुर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर आज डेनमार्क के राजपूत फ्रेडी स्वेन से शिष्टाचार भेंट की मुख्यमंत्री ने, और इस अवसर पर उनके साथ राजस्थान में निवेश के विभिन्न अवसरों और द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध को मजबूत करने के विषय में चर्चा की। तो राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को जारी होने वाला है और वोटों की गिनती शुरू होने में अब सिर्फ 48 घंटे का समय बचा है। और ऐसे में हर पार्टी के नेताओं की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। जीत चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन उपचुनाव के बाद बड़ा फेरबदल कांग्रेस में होने ही वाला है। और ये हम क्यों कह रहे हैं? राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज पीसीसी वार रूम में बैठक के बाद नामों की एक लिस्ट बनाकर दिल्ली के हाईकमान को भेज दी। और इस लिस्ट में पीसीसी के उन सचिव और महासचिवों के नाम हैं जिन्होंने साल 2023 के विधानसभा और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। बताया जा रहा है कि 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद एआईसीसी इन नेताओं को पद से हटाने का फैसला ले सकती है। हालांकि उपचुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं की साख को परखा जाएगा, लेकिन इन चुनाव से अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने दूरी बनाई। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप, अब चूंकि अब उपचुनाव खत्म हो चुका है, 23 को परिणाम भी आ जाएगा, लेकिन दिलों की धड़कनों के साथ साथ ये राजस्थान कांग्रेस में मतलब जिस तरीके से गहमा चल रही है, गहमा गहमी चल रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? किन किन लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है जिनको पार्टी से हटाया जा सकता है? देखिए, राजस्थान में उपचुनाव कई लोगों के भाग्य को तय करेगा और ये सिर्फ कांग्रेस और भाजपा नहीं है, और तमाम नेताओं के साथ दांव पर है। राजस्थान में जिस तरीके से हमने देखा कि पूरा घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम हमने देखा कि उपचुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के बयानबाजी और उसके बाद अपने अपने जीत के दावे करना, लेकिन अब महज 2 दिन का वक्त बचा है और 2 दिन के अंदर किस तरीके के जो परिणाम आएंगे वो राजस्थान कांग्रेस पे तय करेगा। क्योंकि आज गोविंद सिंह डोटासरा ने मुलाकात करके जो सीताराम दूबे है विधानसभा के प्रतिपक्ष, उनको बुलाया गया है और साथ ही उनसे मुलाकात करके महासचिव और सेक्रेटरी की अलग से एक लिस्ट तैयार की गई है। हालांकि राजस्थान कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा लिस्ट तो बना रहे हैं, लेकिन अगर 2 दिन बाद में परिणाम पक्ष में नहीं आता है कांग्रेस के, तो खुद गोविंद सिंह डोटासरा का भी नाम लिस्ट में शामिल हो सकता है। लेकिन इस बीच हमने देखा कि इन उपचुनाव के दौरान जो बड़े नेता थे राजस्थान में कांग्रेस के, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, दोनों नेताओं ने इन उपचुनाव से दूरी बनाई ताकि इन परिणामों की किसी भी तरीके की जो इफेक्ट है उन दोनों नेताओं पर नहीं आए। उन्होंने खासतौर पर फोकस रखा महाराष्ट्र पर, और यही वजह है कि अब जिस तरीके से अब 2 दिन बाद में परिणाम आने वाले हैं, तो राजस्थान के एक तरह का ये कहा जाए कि ये डोमेस्टिक इलेक्शन हो गए थे, लेकिन इन चुनाव के अंदर भी डोमेस्टिक इलेक्शन के बीच में भी जो सेंट्रल की योजनाएं उनको लेकर रखा गया। तो कुलदीप, सवाल यहाँ ये खड़ा हो जाता है कि जिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात हम कर रहे हैं, सचिन पायलट की बात कर रहे हैं, ये राजस्थान में 2 बड़े चेहरे हैं जो अगर प्रचार प्रसार करते तो शायद माहौल थोड़ा और बदल सकता था। सवाल ये कि इसके पीछे की क्या वजह रही कि सचिन पायलट या अशोक गहलोत ने अपने आप को इस उपचुनाव से दूर रखा? देखिए, पार्टी यही बात पहले से जानती है कि दोनों ही नेताओं की अदावत अभी
छुपी हुई नहीं है। और राजस्थान में इन दोनों नेताओं का जो 5 साल का घटनाक्रम रहा है, मानेसर कांड हो या फिर होटल्स के अंदर विधायकों की बाड़ाबंदी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो पुरानी लड़ाई है, राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा है, वो इस बात का सबूत है कि राजस्थान में अगर एक ही जगह से दोनों नेताओं के प्रचार प्रसार के दौरे रहे तो कहीं ना कहीं जो जातिगण या ध्रुवीकरण था, जो भीतरघात का डर है, वो सताया जा सकता है और लॉबिंग हो सकती है विधायकों के नेताओं की, क्योंकि अशोक गहलोत गुट के अलग विधायक है और सचिन पायलट गुट के अलग लोग हैं और दोनों नेताओं के साथ साथ जो उनके कार्यकर्ता, उनके साथ जुड़ाव रखने वाले लोग हैं, उनकी भी आपसी जो तालमेल है वो नहीं बैठ पाता। तो इसलिए पार्टी ये चीज बखूबी जानती थी, इसलिए दोनों नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। और यही नहीं, जब राजस्थान में देखा कि उपचुनाव का दौर चल रहा था तो राजस्थान में कांग्रेस की जो जिम्मेदारी थी वो काफी बढ़ गई थी, क्योंकि हाल ही में हरियाणा जो स्टेट था वो उन्होंने हारा था। और जब टास्क बढ़ा गोविंद सिंह डोटासरा पर, देखिए हमने देखा कि लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस कर रहा था, 11 सीटें राजस्थान से निकाली थी, लेकिन चुनाव में अगर ये सीटें हारती है तो जो लिस्टिंग तैयार की जा रही है उन लिस्टिंग में कई बड़े नेताओं का नाम भी शामिल हो सकता है, जिससे गोविंद सिंह डोटासरा के कद पर भी असर पड़ सकता है। जी। तो कुलदीप, जिस तरीके से आपने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अदावत किसी से छुपी नहीं रही, सवाल यह कि चुनाव परिणाम के बाद ये लिस्ट जो है दिल्ली भेजी जाएगी या उससे पहले, और खुद इसमें आप कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो क्या नहीं कि एक चीज क्या ये कहा जा सकता है कि इस उपचुनाव के परिणाम के बाद, अदावत के बाद कुछ बगावत भी देखने को मिलेगा? देखिए, हालांकि राजस्थान में उपचुनाव में अगर कांग्रेस 7 सीटें जीत भी जाती है तो पार्टी पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा, संख्या बल में बढ़ोतरी होगी, ना कि सरकार को गिराने में किसी तरीके की कोई भूमिका कांग्रेस अदा नहीं कर सकती है, क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ मौजूद है। जो राजस्थान में कांग्रेस की जो स्थिति है वो अगर हारती है तो कहीं ना कहीं जो एक मैसेज है आलाकमान तक, वो एक जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज होगा। और जिन जिन सीट में आगामी जो चुनाव होने वाले हैं तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत को। ठीक है कुलदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरी तैयारी कर ली, वो सचिव या महासचिव जिन्होंने लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव और इस उपचुनाव में मतलब पूरी सजगता के साथ जो काम नहीं किए हैं, वो बड़ा फेरबदल हो सकता है, या एक तरीके से कहें उन्हें हटाया जा सकता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिसंबर के महीने में राजधानी में होने वाले राइजिंग राजस्थान की तैयारियां शहर में रफ्तार पकड़ चुकी है और इस आयोजन के लिए सफाई से लेकर सड़कों का सौंदर्यीकरण और ग्रीनरी पर भी फोकस किया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान को लेकर 16 टीमें बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसलिए रातों रात विधानसभा की बिगड़ी हुई हालत सुधारने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपनी विधानसभा में पहली बार स्वागत करने वाले हैं प्रधानमंत्री का, और पावड़ों के स्वागत में गुलाबी नगरी को सजाया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान आयोजन में देश विदेश से अतिथियों का पिंक सिटी में आना होगा, यानी जयपुर में आना होगा, और ऐसे में अतिथियों को शहर भव्य और सुंदर दिखे, इसके लिए सभी पर्यटक स्थलों पर साफ सफाई की व्यवस्था पर खास ध्यान रखा जा रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, राइजिंग राजस्थान समिट और दूसरा तैयारी, मतलब ये दोनों अब वाइसा वर्सा चल रहे हैं, क्या कुछ तैयारी की जा रही है पूरे इस समिट को लेकर? देखिए, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की और अब राजस्थान पहुंचने वाले हैं। खुद प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि मोदी यहां पर आएंगे तो अपने पावरों को साथ लाएंगे। राजस्थान में तकरीबन 20 से ज्यादा देश शिरकत करने वाले हैं। राइजिंग राजस्थान को भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है, जहां पर जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में पूरा आयोजन होगा। तमाम तैयारियां अभी युद्ध स्तर पर चल रही है। दोनों नगर निगमों को यहाँ पर चेताया गया है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है। राजस्थान के जिन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या विदेशों से आए डेलीगेट्स जिन जिन जगहों पर जाएंगे, उन जगहों को सौंदर्यीकरण से तमाम चीजों को बारीकी से देखा जा रहा है। नगर निगम की ओर से पेड़ पौधों पर खास विशेष कर ध्यान दिया जा रहा है। रोड लाइट हो या फिर फुटपाथ हो या फिर वहां पर लगे हुए पेड़ पौधे हो, इन तमाम तैयारियों को लेकर इस बार राइजिंग राजस्थान को
भव्य तरीके से आयोजित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचेंगे और 8 और 9 तारीख को डेलीगेट्स के साथ एमओयू जो हुए हैं उनसे मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद होंगे और पूरी कैबिनेट यहाँ पर होगी। और हालांकि इस दौरान जो अलग अलग स्टेट है जहाँ पर भारतीय शासित मुख्यमंत्री है उन्हें भी बुलाया गया है ताकि इस भव्य आयोजन को पूरे देश भर में दिखाया जा सके। राजस्थान में जो निवेश के जो आयाम स्थापित करने के लिए कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि खुद भजन लाल शर्मा की जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और बड़े टास्क बन जाता है क्योंकि चुनाव से पहले जब विधानसभा चुनाव थे उस समय नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे और लोकसभा में भी अपनी वहां पर तैयारियों को लेकर जिस तरीके से देखा गया था और यही वजह है कि अब राजस्थान में उन तमाम को सजाया जा रहा है। समिट में कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री को बुलावा गया है और ये जो विदेशी डेलीगेशन कहा जा रहा है कि जो मेहमान आने वाले हैं कौन कौन से देश के मेहमान इसमें शामिल होंगे और लगभग कितने लोगों का ये पूरा डेलीगेशन होगा, कितने लोग इस पूरे समिट में शामिल होंगे? देखिए राजस्थान की ओर से जहां जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शिरकत की है, जहां जहां से जिन राज्यों में जाकर उन्होंने सभाएं की है वहां पर बुलाया गया है, जिसमें महाराष्ट्र से भी बुलाया गया है, हरियाणा से बुलाया गया है, मध्य प्रदेश से उनको बुलाया गया है, उत्तराखंड से भी बुलाया गया है और दिल्ली से सेंट्रलाइज किया गया है जहां पर केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया है और इसके साथ ही जो कैबिनेट में मोदी कैबिनेट के तमाम जो मंत्री है उनको इसमें आमंत्रित किया गया है और इसी के साथ में जो 20 देशों का डेलीगेट वो भी इसमें शामिल है जिनसे मुख्यमंत्री ने खुद जाकर वहां पर उनके साथ एमओयू साइन किया था। मुख्यमंत्री की अपेक्षा है कि राजस्थान में इस बार जो एमओयू साइन किए गए हैं तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू खुद मुख्यमंत्री विदेश से करके आए थे और अब ये माना जा रहा है कि तकरीबन 20 लाख करोड़ का एमओयू राजस्थान में अब तक हो चुका है। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग निवेशक यहाँ पर शामिल होंगे। 2 दिन जो डेलीगेट्स की जब मीटिंग होने वाली है वहां पर निवेशकों के साथ राजस्थान में क्या क्या जो भविष्य अपेक्षा है और भविष्य में क्या क्या जो ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अतिथियों के स्वागत में गुलाबी नगरी जयपुर को सजाया जा रहा है, पूरी तैयारी की जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री का भी आगमन होने वाला है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां से अस्पताल अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और जिसके बाद अब सिस्टम पर सवाल उठने लग गए। लेकिन कई जगहों पर इतने गंभीर मामलों के बाद भी प्रशासन जागा नहीं है या जिम्मेदार जो लोग हैं प्रशासन में वो अभी भी उनकी नींद खुली नहीं है। झालावाड़ के मिनी सचिवालय में भी ठीक इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली। जब हमने वहां पहुंचकर यानी हमारी टीम ने, हमारे संवाददाता ने वहां पहुंचकर सचिवालय में लगे हुए फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थिति का जायजा लिया और उसके बारे में जनता से छानबीन की तो पूरे मामले को देखने पर कई चौंकाने वाले खुलासे जो साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करते हैं। आपको बता दें कि जब से यहां फायर फाइटिंग सिस्टम लगा है तब से लेकर अभी तक इसको कभी भी न बदला गया है, न ही इसका निरीक्षण किया गया है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कभी कोई आपात स्थिति अगर बन जाए तो करोड़ों रुपए खर्च करके लगे इस पूरे सिस्टम का फायदा क्या होगा और इसे धोखा दे देने पर यानी इस सिस्टम के धोखा दे देने पर, इस पूरा फायर फाइटर सिस्टम के धोखा देने पर आपात स्थिति से निपटा कैसे जाएगा। सचिवालय में लगा ये फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इमारत के बाहरी हिस्से में लगाए गए जंक्शन बॉक्स मौसम और पानी की मार खा कर खोखले हो गए, बर्बाद हो गए। देखिए, इस संबंध में जो पीडब्ल्यूडी एजेंसी है जो इसका संधारण करती है उनसे भी हमारी बात हुई है और जो इसका ईयरली इंस्पेक्शन करते हैं या जो इसको देखते हैं नगर परिषद वाले उनसे भी हमारी बात हुई है। तो नगर परिषद ने ये बताया कि उन्होंने पिछले साल इसका इंस्पेक्शन किया था और उसमें उनके हिसाब से उन्होंने इसको ठीक पाया था। अभी वापस मैंने उनको निर्देशित किया है कि आगामी 1-2 दिन में पूरे मिनी सेक्रेटरीट का जो फायर फाइटिंग सिस्टम है इसकी एक बार जांच करें और ये ऑपरेटिव है या नहीं, ऑपरेशनल है या नहीं, या किसी ऐसी दुर्घटना के समय अगर ये कार्य कारगर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारी चीज देखने के उनको निर्देश जारी किए गए हैं। और वैसे भी अगर नगर परिषद के द्वारा इस तरह के मामलों के अगर जांच नहीं की जाती है तो ये गंभीर विषय रहता ही रहता है कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों में, जहां जहां भी फायर फाइटिंग सिस्टम लगा तो गए हैं, इंस्टॉल तो कर दिए गए हैं, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो किसी समय अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो वो एक तरह की लापरवाही मानी जाएगी। उसमें पहले इसका इंस्पेक्शन किया गया था, मौखिक रूप से हमें आदेश मिला था उस चीज में,
तो मौखिक रूप से उसका बताया गया था कुछ जगह जो है जो खराब स्थिति में है, वहाँ पर हाइड्रेट सिस्टम वगैरह जो कुछ डैमेज है या फिर एक्सटेंशन वगैरह की स्थिति थी, उनको हमें बताया गया है। तो उनको कुछ प्रकार को सही भी कराया गया है। बाकी अभी लिखित रूप से इस चीज़ के आदेश नहीं है कि उसको प्रॉपर हमारे ही विभाग द्वारा सही करवाया जाए, क्योंकि जो विभाग है, विभाग के जो कर्मचारी उनके द्वारा किया है। बाकी आपातकालीन स्थिति में हमारा नगर परिषद का जो आगे स्टाफ है उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। हमारे यहाँ पे परमानेंट स्टाफ है, कंप्लीट जो भी गाड़ियाँ वगैरह सारी रेडी रहती है, उनको कंप्लीट करवाने के लिए हम रेडी हैं। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने जिला परिषद के शास्त्री भवन में जिला स्तरीय यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जनसुनवाई, जहां जिले भर से भारी संख्या में आमजन पहुंचे। आमजन यानी कि आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर, और अपनी समस्याओं को जिला कलेक्टर के सामने रखा गया। इस दौरान सभी विभागों के जो अधिकारी थे वो मौजूद रहे और कलेक्टर ने सभी समस्याओं के निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। तो वहीं जो प्याज के भाव आसमान छू रहे थे, अब वो प्याज के भाव ग्राहकों के लिए, मतलब अब खास करके उनके लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि प्याज की नई फसल की आवक मंडियों में शुरू होने के बाद भावों में गिरावट आई है और ग्राहक और जो महिलाएं जो घर को संभालती हैं उनके लिए राहत। बताया जा रहा है कि इस बार प्याज की बंपर पैदावार के चलते प्याज के जो भाव हैं उनमें काफी गिरावट आएगी। और बयान है कि सब्जी मंडी में प्याज के थोक कारोबारी दिनेश चंद कोहली ने बताया कि इस समय प्याज के थोक भाव 25 रुपए से 35 रुपए किलो तक बताए जा रहे हैं और अभी प्याज के भाव में काफी कमी और गिरावट आने की संभावना है। सब्जी मंडी के अंदर अलवर की आवक शुरू हो गई है प्याज की, जिससे पिछली दरों के मुकाबले आज की डेट में प्याज में काफी गिरावट मिली है। जिसमें पिछली बार जो 50 रुपए किलो जो प्याज बिक रही थी वो आज की रेट में 30 रुपए किलो बिक रही है। 25 से और 30 रुपए किलो की रेट हो चुकी है। प्याज की आवक अलवर मंडी की ज्यादा होने की वजह से प्याज मंडियों में काफी आ रहा है, इसलिए ये रेट है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर मेडिकल केमिकल युक्त काले पानी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए आप। और ये पानी, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पानी राजस्थान के तकरीबन 8 जिलों में बसे करीब 2 करोड़ लोगों के घरों तक जाता है। और इतना ही नहीं, पंजाब के भी 6 जिलों में बसे लोग इस पानी को सिंचाई के साथ साथ पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सतलुज नदी में पंजाब की फैक्ट्रियों से बहकर आ रहा यह केमिकल युक्त पानी हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर समेत 10 जिलों को प्रभावित कर रहा है और यह जहरीला पानी किसानों की फसल को बर्बाद कर रहा है, बीमारियां बांट रहा है। पंजाब की अनेकों फैक्ट्रियों का केमिकल भरा हुआ यह जहरीला पानी नहरों के माध्यम से राजस्थान में परोसा जाता है। और आपको बता दें कि इस काले पानी से कैंसर और त्वचा रोग जैसी गंभीर बीमारियां फैलती हैं और जिले में पंजाब से आने वाली नहरों में केमिकल युक्त गंदा पानी ये आप देख रहे हैं। तो पंजाब की फैक्ट्रियों की गंदगी भरा ये पानी राजस्थान को नसीब हो रहा है और ये पानी न सिर्फ फसलों को बर्बाद कर रहा है बल्कि राजस्थान की नस्लों को भी बर्बाद कर रहा है। उनको कैंसर और त्वचा से जुड़ी हुई बीमारियों को ये पानी पहुंचाता है, क्योंकि पंजाब में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनके केमिकल इस नदी के जरिए राजस्थान में पहुंचते हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्ण असेरी हमारे साथ झालावाड़ से जुड़ गए हैं। कृष्णा, ये जो सतलुज नदी है, मतलब इसका पानी जिस तरीके से काला है और ये राजस्थान को नसीब हो रहा है, ये फसलों के साथ साथ नस्लों को भी किस तरीके से प्रभावित करता है? जी
छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि पंजाब के सतलुज नदी से राजस्थान के यानी कि 8 जिले इससे प्रभावित है, और जो किसान है जो सिंचाई करते हैं और पीने और नहाने के ये काम आता है। तो ये राजस्थान कृष्णा, मेरा सवाल ये है कि क्या यही पानी जो खेतों में जाता है फसलों के लिए, यही पानी पीने के लिए राजस्थान को नसीब हो रहा है अभी, खास करके गांव देहात के लोगों के लिए, या एक तरीके से कहें जहां जहां भी नहर जाती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही जहाँ जहाँ नहरें जाती है यही पीने और नहाने के काम भी यही पानी आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि इस पानी को लेकर कई बड़े बड़े आंदोलन श्री गंगानगर में होते आए हैं और इस बार भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ सरकारें बदलती रहती है। पिछली बार कांग्रेस थी तो पंजाब में भी कांग्रेस थी, लेकिन फिर भी समस्या जो की त्यों रही। और ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा उपचुनाव को लेकर समस्त प्रभारी अधिकारियों और सहायक प्रभारी अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मतगणना से पहले यानी वोटिंग काउंटिंग से पहले, मतगणना के दौरान और मतगणना के बाद ईवीएम और वीवीपैट स्टोरेज सहित आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। तो वहीं नीमकाथाना जिले के पाटन के भराला गांव के लोग पालतू पशुओं की लगातार चोरी की घटनाओं से बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों ने मीन सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीणा किशोरपुरा के नेतृत्व में पाटन पुलिस थाने का घेराव करने को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र में चोरी हुई 6 गाय और 6 भैंस अभी तक बरामद नहीं की गई हैं, जबकि अज्ञात चोरों के खिलाफ पाटन थाने में भराला गांव के महेश मीणा ने मुकदमा भी दर्ज करवाया। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरसाना के पट्टे की मांग सहित चिकित्सकों के खाली पद भरने सहित नर्सिंग स्टाफ की मांग को लेकर 18 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद आज सुबह युवा नेता मदन गेदर जलदाय विभाग में बनी ओवरहेड टंकी पर चढ़ गए। नवंबर से सीएचसी घरसाना के पास अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, लेकिन तमाम मांगों को लेकर प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। वहीं टोंक जिले के समरावता कांड में अब कांग्रेस के सांसद हरीश मीणा की भी एंट्री हो गई है और इसी को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने आज समरावता गांव में ग्रामीणों से मुलाकात के बाद कहा कि कांग्रेस के कुकर्मों के कारण गांव में इस तरीके का मंजर बना हुआ है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने तत्कालीन विधायक हरीश मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि पुनर्गठन के समय कांग्रेस को सोचना चाहिए। उस वक्त विधायक ने ग्रामीणों के साथ अत्याचार किया। अगली खबर भी झालावाड़ से है, जहां जिले के चौमाला में नॉन ट्रेड सीमेंट बिक्री को लेकर सीमेंट एसोसिएशन चौमाला द्वारा जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि चौमाला गंगाधर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नॉन ट्रेड सीमेंट कुछ व्यापारियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से बेचा जा रहा है। नॉन ट्रेड सीमेंट जो कि बाजार में बिकने के लिए नहीं होती है, यह सीमेंट जीएसटी मुक्त सरकारी ठेकों के लिए आती है, जिसका व्यापारिक उपयोग नहीं किया जा सकता। तो वहीं राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित फाटक नंबर 142 के पास ठेका खोले जाने के विरोध में महिलाएं दूसरे दिन भी धरने पर बैठी रही। धरना स्थल पर एक महिला अपने एक 6 महीने के बच्चे को लेकर बैठी और दूसरे दिन भी प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। धरना प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बताया कि उसके एक बेटे की शराब पीने की मौत हो चुकी है और अगर शराब का ठेका खुलता है तो उसका छोटा बेटा भी शराब पीकर ऐसे ही मारा जाएगा। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के बीकानेर हाउस की कुर्की का वारंट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान राज्य की नगर पालिका के स्वामित्व वाली एक अचल संपत्ति है। जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने आदेश दिया और यह देखते हुए ये पारित किया आदेश कि नगर पालिका 2020 में अपने खिलाफ पारित मध्यस्थता अवार्ड की संतुष्ट करने में विफल रही। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।